समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली देने पर आज पीएम मोदी का दर्द छलक उठा। पीएम मोदी ने कहा कि मां का अपमान बिहार नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी से देश की मांओं से माफी मांगने की अपील भी की है। इस मुद्दे पर कैसे बिहार की सियासत गर्मा गई है, इस मुद्दे पर करेंगे आज हम न्यूज नाइट में चर्चा। दिखाएंगे खबर कि सेमीकॉन 2025 के मौके पर क्या हुआ आज खास। साथ ही साथ तस्वीरें दिखाएंगे आपको बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की भी। होगी बात बिहार और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के आज के फैसलों की। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मां के अपमान पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गालियां मेरी मां का नहीं, हर मां बेटी का अपमान। गाली देने वाली सोच महिलाओं को समझती है कमजोर। बोले पीएम, विपक्ष को बिहार की मां बेटियां ही देंगी जवाब। विपक्ष की गालीबाज राजनीति पर एनडीए आक्रामक। बिहार में 4 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान। भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर लगाया राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंचने का आरोप। कहा, विपक्ष का अमर्यादित व्यवहार पूरे देश में आक्रोश का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया का किया उद्घाटन। चिप्स को बताया डिजिटल डायमंड। कहा, सेमीकंडक्टर के भविष्य के निर्माण को लेकर दुनिया को भारत पर भरोसा। मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बनी सहमति। कैबिनेट उप समिति की बैठक और अधिकारियों के आश्वासन के बाद लिया गया निर्णय। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर। सुर्खियों के बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को दी गई गाली के मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बिहार में महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मां का अपमान देश नहीं सहेगा और कांग्रेस आरजेडी को माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस या पूर्व की इस प्रकार की जो स्थितियां रही हैं, उनकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो महिला विरोधी रही। और जब कभी भी महिला विरोधी मानसिकता की सरकारें देश में रही हैं तो महिलाओं को ही सबसे ज्यादा भुगतना और झेलना पड़ा है। लेकिन मौजूदा हालात में बिहार की मां बेटी ही इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच और गाली गलौज की राजनीति का जवाब देंगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी से कहा कि उन्हें छठी मैया से माफी मांगनी ही होगी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को बीते दिनों दी गई गाली पर आज प्रधानमंत्री ने सख्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां हमारा संसार होती है, मां स्वाभिमान होती है। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने
देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूँ। मैं राजनीति में बहुत देर से आया। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा, माँ को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों, बेटियों को ही झेलनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, एक गरीब माँ ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए माँ का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक गरीब माँ का बेटा पीएम बन गया है, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से देश समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव को बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया था। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। जहां एक और पीएम मोदी हमेशा महिलाओं और बेटियों के सम्मान को लेकर काम करते रहे हैं, तो उनकी नीतियों और योजनाओं में केंद्र में हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर किया। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं, बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। देश की मातृ शक्ति को राष्ट्र की असली ताकत बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आचरण, व्यवहार और शब्दों में महिलाओं के लिए सम्मान और मर्यादा के पालन का आह्वान करते आए हैं। वे अपनी मां के लिए अपशब्दों से आहत हैं और इस पीड़ा को उन्होंने बेहद संवेदनशील तरीके से व्यक्त कर विपक्ष की राजनीति और रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देने के मसले पर सियासत भी लगातार गर्मा गई और बिहार की सियासत इस मसले पर गरमाई हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के नेताओं ने 4 सितंबर को बिहार का राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, तो कांग्रेस आरजेडी से माफी की मांग की और कहा है कि महिला विरोधी मानसिकता से उनको उबरने की जरूरत है, गाली गलौज की राजनीति से उनको ऊपर उठने की जरूरत है। इस प्रकार की राजनीति से बिहार की जनता उनका समर्थन नहीं करेगी। क्या कुछ बयान आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां देने के बाद से बिहार में राजनीति उबाल पर है। बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम के दौरान जब संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसे लेकर अपना दर्द बयां किया, तब मौजूद ज्यादातर लोग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। वहीं पूरे मामले को लेकर अब भाजपा भी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने एनडीए गठबंधन पर देश और लोकतंत्र को शर्मसार करने का आरोप लगाया है।
लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। एक समय पर कांग्रेस पार्टी को गांधीवादी कांग्रेस कहते थे, आज वो कांग्रेस गाली वाली कांग्रेस हो चुकी है। गली गली कांग्रेस नहीं, गाली गाली में कांग्रेस का परिचय मिलता है। बिहार के चुनाव हार रहे हैं, इसलिए शहजादों की पार्टियों ने, नामदारों की पार्टियों ने, युवराजों की पार्टियों ने एक गरीब परिवार से आने वाले, एक गरीब माँ के बेटे, ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री जी की माताजी तक को नहीं बख्शा। राहुल गांधी को माफी भी मांगनी चाहिए और इसका खंडन भी करना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी के संस्कार विहीन नेता जो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं स्वयं मोदी जी के खिलाफ, और सार्वजनिक तौर पर उनके मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ इतनी अभद्र गालियों का प्रयोग करा है, इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करा गया है। विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। वहीं विपक्ष की गाली की राजनीति से नाराज भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। आपात सेवाओं और रेल को इस बंद से अलग रखा गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्ष के राजनीतिक किरदार और चरित्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में जिस वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष ने लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाने का दावा किया था, उसी अभियान में गाली की राजनीति चुनावी मंसूबों पर पानी फेरते दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम खबर दिखा रहे थे किस प्रकार से बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने के मामले पर प्रधानमंत्री ने आज खुद प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद से बिहार की सियासत भी गर्माती दिखाई पड़ रही है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्योंकि ये बात साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री ने अपने बात में रखी है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति शेखर है, प्रवक्ता बिहार भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मौजूद हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तब हम उनका भी रुख समझने की कोशिश करेंगे। प्रीति जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस अभी तक इस मुद्दे पर लगातार ये कह रही है कि पहले तो उन्होंने कहा कि साहब वो बीजेपी का ही आदमी था जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी भी के नेता तमाम मसलों पर, मुद्दों पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। उल्टा आप पे आरोप लगाते हैं। देखिए, कांग्रेस समेत पूरे इंडी अलायंस के नेताओं की संस्कृति रही है कि वो गलती करते हैं लेकिन उसकी माफी नहीं मांगते। और बिहार की जिस धरती से वोट अधिकार यात्रा के क्रम में उनके ही सजे मंच से, जिस मंच से युवराजों ने भाषण दिया, जिस मंच पर उनका कार्यक्रम हुआ और जो मंच सजा था, उन नेताओं के लिए उनके तरफ से माफी नहीं आई, जबकि उनके कार्यकर्ता के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर भद्दी गालियां दी गई। ये सिर्फ एक मां, प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान नहीं है, बल्कि ये सभी उन माताओं का अपमान है जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लगन और परिश्रम से अपने बच्चों का पेट पालती हैं, उनको संस्कार युक्त बनाती हैं और उन्हें इस लायक बनाती हैं कि वो देश की सेवा कर सके। वो ऐसी सभी माताओं का अपमान करने का काम इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया है। बिहार की धरती, जहां पर एक तरफ हम लोग छठी माँ की आराधना करते हैं अपने बच्चों के लिए, उसके सुख समृद्धि की कामना के लिए, बिहार में जितिया पर्व भी किया जाता है, जहां पर सभी जो सुहागिन होती हैं, जो माँ होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए, उनके दीर्घायु जीवन की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी बिहार की धरती से दोनों युवराज के रहते हुए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इतनी गलत तरीके से माँ बहन की गालियां प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ के लिए दी गई। लेकिन आप बता दीजिए, 7 दिन लगभग होने को चले हैं, कोई नेता, कोई युवराज आगे आकर माफी ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं। कपिल मदान जी हमारे साथ में जुड़ गए। प्रीति जी, मैं आता हूं आपके पास में। और कपिल जी, सवाल ये है कि जब इतनी ज्यादा अमर्यादित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल हुआ, तो क्यों नहीं आगे बढ़कर माफी मांग ली गई, या बड़े नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की कोई एक बात कही जाती ताकि ये मामला खत्म हो जाता। अब ये तो मामला अपने आप में राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है। कपिल जी, देखिए आयेंद्र जी, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात साफ अपने दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं कि जो भी हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसको एक मत में सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और जहां तक कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात है, ये रिपोर्ट्स हैं और काफी सारी इस तरीके के रिपोर्ट्स ट्विटर हैंडल्स पे फोटोग्राफ्स ये दिखा रही हैं कि ये जिस इंसान ने मोदी जी के को इस तरीके के अपशब्द बोले, उनके कुछ तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ ही हैं। और एक ये सर वो फेक है, मैं आपको जानकारी देता हूं। आप जी नहीं, क्योंकि आप ये तथ्य रख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आप ये तथ्य रख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फेक है। वो व्यक्ति बीजेपी का नेता नहीं है, वो व्यक्ति वो नहीं है। ये एक फेक नैरेटिव चल रहा है। मैं सिर्फ ये तथ्य रख रहा हूं आपका, अपनी बात आप पूरी करें जी। आयेंद्र जी, अगर ये फेक है या वो वीडियो में जिस तरीके से आप ये बोल रहे हैं ये फेक है, तो वीडियो भी फेक हो सकता है। ये जांच का विषय है, तो ये जांच एजेंसियों पे ये छोड़ दें कि क्या फेक है, कौन सी तस्वीर, कौन सी वीडियो फेक है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, चलिए ये तो आपने बोल दिया फेक है, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का एक रिमार्क किया था, मंच से किया था, तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये भाषा की मर्यादा एक हमारे जो ऑनरेबल इतने बड़े, जो सबसे बड़े नेता है हमारी कंट्री के लिए, क्या उनको इस तरीके की भाषा का पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर उपयोग करना चाहिए कि नहीं? ऐसे काफी सारे रिमार्क प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किए। उन्होंने एक हाइब्रिड बछड़े की बात भी करी,
उन्होंने जब ममता जी के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, मैं आपका पॉइंट मैंने समझ लिया, लेकिन आप कपिल जी, आपको ये लगता है कि इस विषय पे, इस विषय जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, इस विषय पे क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा माफी मांगे जाने की जरूरत नहीं थी या कोई एक बयान देने की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगती? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि इसको किस तरीके से खंडन किया जाना चाहिए, ऐसा डिस्कोर्स नहीं है, आपने खुद कहा इस बात को। देखिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे आयेंद्र जी, आप मुझे एक बात बताइए, जहां तक कि ऐसा, ये जो मैंने अपना जब अपने वक्तव्य दिया, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य के अंदर बोल दिया, इस तरीके की भाषा का हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर कोई भी जगह नहीं है और इसका खंडन, इसका कड़े शब्दों के अंदर विरोध होना चाहिए। ये हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं, आपने कहा ये बात कांग्रेस के बड़े नेता के माध्यम से नहीं आ रही है, वो एलिगेशन आ रहा है, मैं वही कह रहा हूं, आपकी इस बात के साथ में वो वहां पे उस लेवल से चीज नहीं दिखाई पड़ रही, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। जी, मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो उसकी माफी क्या आप मांगेंगे या उसकी माफी कौन मांगेगा? जिसने स्टेटमेंट दी वही तो माफी मांगेगा। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई गलती है या वो स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ठीक नहीं है, अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, तो जो ये बोलेगा या तो वो उसको उसका दंड मिलेगा। शेखर जी, क्या ये मौजूदा मामला, शेखर जी, क्या ये मौजूदा मामला अपने आप में बिहार की राजनीति में एक नए प्रकार का एक इशू बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और इस मसले पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि साहब आपने भी कहा था, वो तो आपने भी कहा था और आप भी ऐसा कहते रहे। इस सब वाद विवाद के बीच में आखिर महिलाओं के सम्मान और अपमान का मसला छोटा क्यों पड़ जा रहा है? बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए, अभद्र भाषा, गाली, ये एक अलग कैटेगरी का है और इसकी क्या जरूरत है आज बिहार के राजनीति में, मुझे समझ नहीं। दूसरी बात, आपके मंच से अगर कोई इस तरह आके कह रहा है, जब आपकी झंडी लगी हुई थी, वहां कार्यक्रम था, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता वहां भाषण भी देने वाले थे, इसीलिए तो मंच वहां पे खड़ा किया गया था जी। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि अगर आप इस, और ये तो मतलब ये इतना अभद्र भाषा है, आप इसको कह भी नहीं सकते, ऐसी भाषा प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? अगर किसी व्यक्ति ने किया आपके मंच से, वो व्यक्ति का क्या परिचय हो, कहाँ था, किसके साथ, वो बात नहीं है। कैसे आपके मंच में अगर कोई आके इस तरह गालियां बोल रहा है, वो किस पर बोल रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन गालियां इस तरह बोल रहे हैं, आप सोचिए वहां पे जो जिस भीड़ को आपने इकट्ठा किया है उसमें भी महिलाएं होंगे, क्या उसको कंडेम नहीं करेंगे आप? ये गाली है, ये कोई ये नहीं है, ये इसको देखिए, ये गाली और किसी और आरोप या ये पर कंपेयर नहीं कर सकते जी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल जी को या आरजेडी के नेताओं को इसमें क्या है भाई, हमारे मन से इस तरह वो तो कंडक्ट करते हैं, ये उनकी ज्यादा शोभा देगा। देखिए, आपके राजनीति के लिए अनेक विषय है जिस पर आप आरोप लगा सकते हैं, जैसे अभी आप लोग आरोप लगा के जो यात्रा किया आपने, वो अलग बात है। लेकिन शेखर जी, ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, शेखर जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि लगभग 130-40 बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी नेताओं के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपशब्द कहे गए हैं, उन भद्दी बातों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पहला मौका तो नहीं है जब इस प्रकार की बात हुई है, ये आंकड़ा लगभग 150 के आसपास पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पहले 2019 चुनाव में हमने देखा, राफेल मामले को लेकर आपने पीएम को चोर कह दिया, चौकीदार चोर है जी। फिर जब बात सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर आपने माफी मांगा। अब अगर कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, अगर वो इस तरह की ये भाई किसी को चोर कहना, वो भी बड़ी अभद्र भाषा है। आप किसको, और बिना कोई सबूत आप इतनी बड़ी आरोप लगा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप माफी मांग रहे हैं, फिर आप अपने कार्यकर्ता को क्या दिशा दिखा रहे हैं जी, क्या लीडरशिप दे रही है? यही लीडरशिप से कांग्रेस देश को आगे ले जाएगी? और कांग्रेस की छवि को क्या हो रहा है ये भी सोचना है ना। बिल्कुल प्रीति जी, सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है, जो बात अभी हम कह रहे थे आपसे, कि वो कह रहे हैं कि साहब आप लोगों के नेताओं के माध्यम से भी कई बार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर एक तरीके से वो कहते हैं अगर हम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? प्रीति जी। महेंद्र जी, आप सबों को ध्यान होगा कि जिस प्रकार एक बार संसद में इसी प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, तो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आगे बढ़कर उसके लिए एक्सक्यूज किया। क्या यही चरित्र और
यही व्यवहार हम अपने विपक्ष के नेताओं से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आज आपके मंच से कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गालियां दे और आप उल्टा क्षमा मांगने की बजाय आप ये कहते फिरें कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो भी फेक तरीके से। वो कोई भी आपके मंच से कोई भी कह रहा है तो ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी ना। क्या इसको कोई भी आकर सामने कह रहा है? इतने दिन बीत गए। देखिए, राजनीति में इस प्रकार से पतन होगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोई अपने भावों की अभिव्यक्ति गालियां देकर करेंगे। लोकतंत्र में गाली और गोली की जगह नहीं है, लोकतंत्र में मर्यादा की जगह है, लोकतंत्र में अच्छे विचारों की जगह है। नहीं, लेकिन प्रीति जी सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी तमाम फहरिस्त गिना रहे हैं कि ऐसे मौके रहे हैं, आप लोगों की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो क्या गलत है? वो ये लॉजिक दे रहे हैं। मैं तो वही मैंने कहा ना कि अगर एक घटना का मैंने उल्लेख किया संसद का कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के कैसे बड़े नेता आकर एक्सक्यूज करते हैं, वही मैं कहना चाहती हूँ। अगर उनके तरफ से हुआ तो उनके नेता क्या एक्सक्यूज किए बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वही मैं कहना चाहती हूँ कि यही संस्कृति का अंतर है भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में। यहाँ के किसी भी आम कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से तू तराक, माँ की गालियां, माँ बेटी बहन, ये तो सबसे, लेकिन आज तो महिलाओं को सबसे एक बड़े हथियार के रूप में लोग गालियां देकर यूज करते हैं। कोई भी गालियां दे, माँ बहन की गालियां देते हैं। तो ये संस्कार ये दिखता है कि अगर कोई नेता यदि तू तराक और अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उसके पार्टी के नेता फिर कैसा प्रयोग करेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीच बोला जाता है, चौकीदार चोर है बोला जाता है, उनके सरनेम को लगाकर गालियां दी जाती हैं और आज तो हद हो गई कि उनकी मां को लगाकर गालियां दी जाती हैं। तो ये हमारा देश लोकतंत्र का एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हम लोग कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहां पर हम माँ के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। उस देश की संस्कृति में माता का अपमान बिल्कुल संभव नहीं है और कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। कपिल जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और वो मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत की राजनीति करते हैं। तो क्यों नहीं वो इस प्रकार का एक पहल करते हैं कि साहब हम मोहब्बत दिखाते हुए इस घटना को खत्म करने के लिए ऐसी बात रखते हैं और माफी मांगते हैं या इस प्रकार का बयान देते हैं। वो अगर बदली हुई राजनीति की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा वो बयान देते हैं? तो बात तो फिर वही आ गई कि अगर आप जो कह रहे थे साहब उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा कहा, तो फिर तो वही वाली बात आ गई। आप कहां अलग खड़े हुए? मेरा पॉइंट ये है आपसे। देखिए आयेंद्र जी, मैंने एक ये बात बोली, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे, राहुल जी ने इनफैक्ट कोई एक कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे भी यही सवाल पूछा, ना गाली उन्होंने दी, ना गाली किसी कांग्रेस। आपके पास कोई कांग्रेस का प्रमाण पत्र है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें ये दिख रहा हो कि ये जो इंसान है जिसने ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कि उसकी कोई नियुक्ति हुई हो? आपके पास किसी ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके का कोई कागज है? जवाब है ना। तो अगर कोई एक रैंडम इंसान जो कि प्लांटेड है, जो कि रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं, जो ये आप बोल रहे हैं कि वो फेक हैं, बट वो भी जांच का विषय है। मैं आपकी बात का भी खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो भी जांच बताएगी कि वो रिपोर्ट्स ठीक है कि नहीं है। आप बोल रहे हैं कि गाली प्रधानमंत्री साहब को एक इंसान ने दी और माफी उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के अगेंस्ट करें और उसकी माफी कांग्रेस के लीडर्स मांगे। ये कहां तक ये बात में लॉजिक है? मंच आपका था कांग्रेस का और आरजेडी का, जहां बात और बताइए, बड़े नेताओं एक बात और बताइए, उस मंच से ये कहा गया, इसलिए आपसे कहा जा रहा है बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा ना चल रही होती और राहुल जी या तेजस्वी जी कहीं अलग होते, किसी एक आइसोलेशन के पॉइंट पे ऐसा रहा होता तो शायद ये नहीं कहा जाता, क्योंकि आपका मंच था, बड़े नेता, दोनों राजनीतिक दलों के नेता इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा के मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इस प्रकार का बयान है, इसलिए कहा जा रहा है। देखिए आयेंद्र जी, जहां तक मंच की बात है, आप प्रज्वल रजवन्ना जी ने भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मंच शेयर किया था, अभी 2024 चुनाव से पहले किया था। आज वो रेप केस के अंदर उनका कन्विक्शन हुआ है। अगर किसी के मंच पे कोई आ जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने कुछ भी किया सारी जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई, इसमें तो कोई तर्क नहीं है सर, उसको बचाव के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन जब भी कांग्रेस से उनके नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आपसे, तो आप ये तमाम बातें रख रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं कि हाँ इस प्रकार का बयान देकर
इशू को खत्म किया जा सकता है, महिलाओं के सम्मान को महेंद्र जी, लेकर। अगर शेखर जी की किसी ओर का करते हैं। मंच- शेखर जी, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस इस विषय को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, या अगर वो मोहब्बत की दुकान की जो बात करते हैं राहुल गांधी, अगर वो आगे आके बयान दे तो शायद ये मामला ना बढ़ता नजर आए? शेखर जी। नरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई फायदा होगा इस तरह की एक स्टैंड लेकर, क्योंकि हमने देखा है 2017 से जब मौत का सौदागर का ये आरोप लगाया गया था उन पर सोनिया गांधी की तरफ से, उससे लगातार कई बार इस तरह कभी सांप बताया, कभी रावण बताया गया मोदी जी को। तो ये ज्यादा कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। और कांग्रेस नेतृत्व को भी सोचना है, भाई कोई भी कह दे, कहां से भी कह दे, इससे देखिए आपको अनेक मुद्दे हैं प्राइम मिनिस्टर को घेरने के लिए या गवर्नमेंट को घेरने के लिए, आपकी पूरी राइट है जो लेकिन इसको आप अगर ये करेंगे कि भाई पता नहीं कौन था कौन नहीं था, ये मंच किसका था, ये मतलब इस तरह की आप एस्केपिज्म करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि जिस तरह धूल पकड़ रहा है अब सीधा सीधा लगेगा भाई आप इसको डिफेंड कर रहे हो, और आगे जाके जब चुनाव पूरा फुल स्विंग में हो जाएगा, जब पूरा चुनावी इलेक्शन फीवर आ जाएगा, तब इस तरह क्या बिहार चुनाव में कैंपेन ये गालो गलौज ही रहेगा, कोई मुद्दे के ऊपर कोई बहस नहीं होगा, ये सवाल आएगा फिर। और मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह चीजों को आप नजरअंदाज करते हुए या सीक्रेटली सपोर्ट करते हुए आप कुछ ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे, और बिहार जनता इस चीजों को कभी पसंद नहीं करेगी, कभी बिल्कुल। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की मां और बहनें ही इसका जवाब देंगी, और कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी भी मांगनी चाहिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज से सेमिकॉन इंडिया 2024 की चौथे संस्करण की शुरुआत हुई और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण था। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री ने इसका आज उद्घाटन किया। भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक बड़ा हब बनने जा रहा है और पूरी कोशिश सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से इस तरीके की है कि ताकि दुनिया की जरूरतों को भारत के द्वारा निर्मित सेमीकंडक्टर के माध्यम से पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से कहा है इस मौके पर, सेमीकॉम 2025 के मौके पर, कि इस साल के अंत तक भारत की स्वदेश निर्मित चिप तैयार हो जाएगी और बहुत जल्द ही भारत इस दिशा में एक बड़ा निर्माण हब के तौर पर विकसित होता नजर आएगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर, आधुनिक तकनीक की धड़कन,
स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष हर क्षेत्र को शक्ति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. सेमीकंडक्टर के जरिए देश में नई पीढ़ी की तकनीक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में होगी। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। देश भर में 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां बन रही हैं और 4 और इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर अब तक कुल निवेश 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनी है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण या फैब्रिकेटर निर्माण तक सीमित नहीं है। ये इसे दुनिया में प्रतिस्पर्धी बनाने की पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि क्रिटिकल मिनरल और उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन का उद्योग जगत ने भी समर्थन किया। सेलेस्टा कैपिटल ने डीप टेक अलायंस का ऐलान किया। वहीं सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 20,000 से अधिक प्रतिभागियों, 48 देशों के 2,500 प्रतिनिधियों और 350 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ सेमिकॉन इंडिया 2025 वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में भारत के लिए बड़ी छलांग साबित हो रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि करीब 3.5 साल पहले भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। इतने कम समय में ही भारत ने इस क्षेत्र में दुनिया का भरोसा जीत लिया है। 3 साल से भी कम समय में सेमीकंडक्टर उद्योग ने तरक्की करना भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक डे था। कैसे देखते हैं सर इसको? भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विकास हो, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग करीब करीब हर चीज़ में होता है, चाहे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे
टीवी की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लैपटॉप हो, स्कूटर हो, लाइट्स हो, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। इसलिए भारत में ये रॉ मटेरियल बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चिप्स हाईटेक होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इसके प्रोसेसेस होते हैं। इसीलिए देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बनाकर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में आरंभ किया और बहुत ही भारत के लिए, देश के लिए गौरव की बात है कि 3 साल के एक छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है, काफ़ी आगे बढ़े और पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 में पायलट लाइन से बनने लगी है। 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर पायलट लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। पूरे देश में अब तक 10 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। इन 10 में से 4 में ऑलरेडी पायलट लाइन तक पहुंच गए। तो बहुत अच्छी उपलब्धि है देश के लिए और इसमें पूरी इंडस्ट्री, राज्य सरकारों का योगदान, केंद्र सरकार का काम, सब मिला के सभी का संपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से अश्विनी जी ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो लगातार ऐसे सेमीकंडक्टर बना रही है जिसकी बहुत ज़रूरत थी और आने वाले टाइम में इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस भी किया जाएगा। बहुत ही जल्द कमर्शियल जो चिप है वो भी देखने को मिलेगी। कैमरा उत्तम के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद अब बात एसआईआर की। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर वोटर धांधली रैकेट चलाने का आरोप लगाया है, तो एनडीए नेताओं ने भी कहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी घुसपैठियों के साथ में एक तरीके से खड़ी हुई है और वो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में एक प्रकार से समझौता है। राजनीतिक हित के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन के तमाम नेताओं को बचने की जरूरत है। क्या कुछ राजनीतिक बयान आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा भी हमलावर है।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी परिवार का इतिहास ही वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो बिहार के मतदाता नहीं होने चाहिए, उनकी वजह से चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है, उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी जोर जोर से वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर है। इनमें से एक एपिक नंबर जंगपुरा तो वहीं दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इन दोनों एपिक नंबर को जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह जांच करनी है कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर कैसे है और क्या उन्होंने कई बार मतदान किया। अगर ऐसा है तो ये चुनावी कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। कई बार मतदान करना आपराधिक कृत्य है। पवन खेड़ा बिहार में मतदाताओं को गुमराह करने, मतभेद पैदा करने और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मामले में दिल्ली चुनाव कार्यालय ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सफा चट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा।
ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। और खबर महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे आंदोलन पर अब विराम लग गया है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की मांगे स्वीकार कर ली हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी प्रमुख मांगों पर सहमति जताने के बाद 5 दिनों से चल रहा अपना धरना आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। यह निर्णय कैबिनेट उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक और राज्य के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लिया गया है। इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यह अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, और हमने हैदराबाद गैजेटियर को लागू करने का निर्णय वहाँ पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे। खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नगरीय परिवहन के लिए ई-बसों के प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसके तहत लखनऊ कानपुर के 10-10 रूटों पर इन बसों का परिचालन होगा। वहीं उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा नियम संबंध में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के संबंध में 6 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। एक अन्य फैसले के तहत उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 2030 तक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें 882 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। वहीं शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी कैबिनेट से मिली है। वाराणसी में समेकित क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को लेकर के हुए हैं और उस निर्णय का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकसित उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। खबर बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार की कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। बैठक में ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं कला एवं संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कल्याण विभाग के 40 आवासीय विद्यालयों के 1800 नए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को मंजूरी मिली है। पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल में डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 574 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए 4,129 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को 30% जोखिम भत्ता अधिकतम 25,000 रुपए देने का निर्णय किया गया है।
साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये से बढ़कर 1121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के रिपोर्टेबल निर्णयों के अनुवाद के लिए 14 पत्र सृजित किए गए हैं। वहीं छात्रों को राहत देते हुए मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति 20,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसी तरह फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी छात्रों को छात्रवृत्ति 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। और बात मौसम के मिजाज की। मानसून की बारिश से इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हालत बेहद खराब दिखाई पड़ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन से जानमाल का नुकसान हो रहा है तो मैदानी राज्यों में आई नदियों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों सहित राहत और बचाव की एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान में लगी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बीच दिल्ली में भी यमुना नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते निचले इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आप देखिए इस खबर को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश में कई जगहों पर हो रही भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन से रास्ते भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित कुछ दूसरे राज्य बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में मंगलवार को 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहे। एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा पर आगामी शुक्रवार तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। इस तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इस बीच मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बाकी श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दावों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बिना कम्युनिकेशन के यात्रियों की जानकारी उन्हें कैसे मिली और मौसम खराब है तो फिर भी बिना तैयारी की यात्रा क्यों शुरू करवाई गई। पहले चरण में 32,500 जो भरमौर मणिमहेश जा रहे थे उनको वापस लाया गया भरमौर, और भरमौर में तकरीबन कोई 10 से 12,000 के करीब श्रद्धालु फंसे थे, जिसमें से तकरीबन 5,500 श्रद्धालु हमने बसों के माध्यम से भेज दिए और छोटी गाड़ियों के माध्यम से भेज दिए। सरकार ने उन्हें आने जाने की पूरी व्यवस्था की। जब मालूम था कि मौसम खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं, तैयारी किस तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद बिना तैयारी के यात्रा शुरू कर दी। और यात्रा में जब 15,000 लोग वहां पर फंस गए, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि 10,000 लोगों को हमने निकाल दिया, इसका मतलब अभी भी 5,000 के लगभग लोग जो है वहां पर आगे पीछे कहीं संकट में हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित क्षेत्र के लोगों के रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। चिकित्सीय सुविधाओं के साथ खाद्य सामग्रियों का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंची और उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनीकुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है। ओडिशा के बालासोर में सुबह से हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हुआ। हरियाणा के अंबाला में लगातार भारी बारिश के कारण आवासीय क्षेत्रों में जल भराव देखा गया। तो वहीं उधमपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर पल